हेलो गाइस, एज यू अनलाइट हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने NCERT की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट चैप्टर किया था। जिसने वो नहीं देखा प्लीज़ वो एक बार जाके ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम NCERT का क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हमारा टॉपिक शुरू होता है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तो ये आपको पता होगा कि रेल की यात्रा कब शुरू किया गया था। 1853 में रेल की यात्रा शुरू की गई थी। उस समय जो टाइम था वह लॉर्ड डलहौजी का टाइम था। किसका टाइम था? लॉर्ड डलहौजी का। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब देखिए आगे क्या होगा। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव जो शुरुआती मानव था, आरंभिक मानव था, आदि मानव था, ठीक है, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? जैसे आज के लोग, कोई ना कोई काम रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, इसलिए घूमते हैं। तो आदि मानव या आरंभिक मानव जो थे, क्या वो भी इधर उधर घूमा करते थे? जी हाँ, वही तो हमने सीखना है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जी हाँ गाइज, हमें ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, ऐसी जगहों पर प्रमाण मिले हैं जहाँ 20 लाख साल पहले गांव हुआ करते थे। गांव तो नहीं कहेंगे, गुफाएं हुआ करती थी, कंदराएं हुआ करती थी, या वहाँ से कुछ न कुछ ऐसी औजार मिले थे जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि जरूर यहाँ पे मानव निवास करते रहे होंगे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक का अर्थ है शिकार, खाद्य का अर्थ है खाना, और संग्रह का मीनिंग है स्टोर, यानी वो शिकार करने वाले शिकारी जो अपना भोजन को स्टोर करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से जानते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जो जानने योग्य बात है वो क्या है, वो है कि आखिर ये घूमते क्यों थे। याद रखिए कि इसके कई कारण हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। देखिए क्या होता था कि अभी कोई उस टाइम में तो था नहीं कि इतिहासकार कोई बैठ के इतिहास लिख देता, तो एक कल्पना की गई है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी ही रही होंगी। तो पहला कारण बता रहा है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे और फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। देखिए ये कंफर्म कारण नहीं है, ये एग्जाम्पल रख रहा है आपके सामने कि हाँ, इस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे जाते रहे होंगे। दूसरा कारण क्या दे रहा है? दूसरा कारण है कि यहाँ के जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर एक पर्टिकुलर जगह के जानवर मार के खा जाएंगे तो बचे हुए जानवर तो यहाँ से दूर भागेंगे ना। तो ये भी क्या करते थे, ये भी यहाँ से दूर चले जाते थे, उनके पीछे पीछे यहाँ से दूर चले जाते थे। ये भी एक कहानी तो रही होगी ना। जी हाँ, जरूर रही होगी। तीसरा कारण क्या दे रहा है? तीसरा कारण है कि यहाँ के पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहेंगे कि भाई यहाँ पे अभी फल फूल आएंगे नहीं, कुछ टाइम बाद आएंगे, तो फिर कुछ समय के लिए वहाँ से वो बाहर निकल जाते थे। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप भी कोई कारण जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हो।
चौथा कांड क्या दे रहा है, और चौथा कांड यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। अब और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में बारिश के बाद ही पानी मिल पाता है। इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। जी हाँ, ये भी हो सकता है। कह रहा है कि पानी की तलाश में भी इधर उधर जाते होंगे, जहाँ पे पानी मिलेगा वहीं पे तो ये एडजस्टमेंट कर पाएंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविद। ये तो याद रखिएगा, तो पुरातत्वविद है। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। पुरातत्वविद के बारे में हमने पिछले पार्ट में, पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो पुरातत्वविद क्या करते थे? कह रहा है ऐसी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह करते होंगे, जो शुरुआत में हुआ करते थे, जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपना काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चलिए आइए मैप को देखते हैं। पूर्व पाषाणिक स्थल जो रेड त्रिभुज में है, ये पूर्व पाषाणिक स्थल हैं। ये 3 हैं। भीमबेटका है, कुरनुल गुफाएं हैं, हुसगी है। ये याद करने हैं क्योंकि प्रॉपर यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। कुरनुल गुफाएं, हुसगी और भीमबेटका, ये तीनों पूर्व पाषाणिक पुरास्थल हैं। नव पाषाणिक पुरास्थल हैं पयमपल्ली है, हुलूर है और महागढ़ा है, कोल्डी हवा, चिरांद, दाउजली हेडिंग, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये हैं यहाँ पे नव पाषाण। महापाषाणिक पुरास्थल हैं ब्रह्मगिरी और आदि चिन्नूर। ब्रह्मगिरी, आदि चिन्नूर। आरंभी गांव एक ही है, इनाम गांव। और आधुनिक नगर मुंबई और कोलकाता, ये दोनों आधुनिक नगर हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल जाएं। भीमबेटका का दे रहा है, देखिए क्या कह रहा है भीमबेटका के बारे में। आधुनिक मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? चलिए बताइएगा जरूर। ये एक चित्र दे रहा है शैल चित्रकला। ये इन गुफाओं में मिला करते थे। भीमबेटका की गुफा में मिले हैं ये चित्र। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ये चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उपकरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल अब इसके बारे में बता रहा है। ये पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिए। ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। मानव ने आग की खोज कब की थी, अब ये इसके बारे में बात कर रहा है। मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढ ली भाई हमने। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, ठीक है। ये याद रखना है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है।
पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थनों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूर्व पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड बता दिया अभी इन्होंने कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पूर्व पाषाण काल का समय। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल। यानी कि आरंभिक पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई हैं। कितनी? 99%। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग को मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। क्या समय है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। पत्थरों के आधार पर ही इनका नामकरण हुआ जा रहा है। देख रहे हो आप, पूर्व पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर थे, मध्य में थोड़े छोटे हो गए और नव में बिल्कुल ही छोटे हो गए। इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूर्व पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इन्हें नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का मतलब क्या होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। तो भी यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है इन्होंने नव पाषाण काल का और मध्य पाषाण काल का, पूर्व पाषाण काल का। क्या टाइम पीरियड दिया है? पूर्व पाषाण काल का दिया है 20 लाख साल से 12,000 साल तक, और मेसोलिथिक का दिया है 12,000 साल से 10,000 साल तक, और नव पाषाण का दिया है शुरुआत से लगभग 10,000 साल पहले तक। अब है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इनके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्याएं बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अब मछली को महत्वपूर्ण स्रोत क्यों अपना घोषित कर दिया? क्योंकि वहां पर इनको नुकसान नहीं होता था। अगर ये शिकार करने जाते थे तो शिकार की कंडीशन में बड़ी दिक्कत होती थी। हो सकता है किसी का यही शिकार हो जाए। हालांकि शिकार ये ग्रुप में किया करते थे, लेकिन शिकार के दौरान इन्हें चोटें भी आ सकती थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस अगर ये मछली पकड़ रहे हैं तो वहां पे किसी तरह की चोट लगने की संभावना नहीं थी। एक सुरक्षित भोजन पदार्थ था उनको, तो इसलिए गाइस मछली भी भोजन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान पे आ चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं। खेत और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, किसी ने उगाया नहीं था इनको। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली और पौधे जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे और जानवरों
का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए देखते हैं कि पाले गए जानवरों और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांतों और सींग छोटे होते हैं। ये दिखाए गए हैं, ये जंगली जानवर के दांत हैं, ये पालतू जानवर के हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन से जंगली सूअर के हैं और कौन से पालतू सूअर के हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई, फिर जमीन से गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब में कारण बताएं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसी हैं जो पूर्व पाषाणिक युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल के प्रयोग अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसलों का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ हथियार या औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये एक मिट्टी का बर्तन दिखाया गया है।
कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसका साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे, वहीं उन्हीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरम्यान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ ढूंढना था हमने भाई। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ध्यान देने की बात है भाई ये कि मेहरगढ़ में ही सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था और भेड़ बकरी का सबसे पहले पालन यहीं पे किया गया था, मेहरगढ़ में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। ये घर दिखाया हुआ है मेहरगढ़ का। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख देते थे कि मृतक बाद में उठेगा और उनको खा लेगा। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? ये देखो, मृतक के साथ कुछ सामान दफनाया गया है। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ के कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? कल्पना करो। क्या कल्पना करने के लिए कह रहा है भाई? कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बताओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानी सुनाएंगे? पहाड़ों की, पत्थरों की, मोगली की? कुछ उपयोगी शब्द हैं। खाद्य आखेटक खाद्य संग्रह क्या था? पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालन, नव पाषाण युग, कब्र। ये कुछ उपयोगी शब्द जो हमने इस चैप्टर में यूज किए हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।